का टॉपिक है जीएनपी। जीएनपी किसी अर्थव्यवस्था में ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से आने वाली आय को जोड़कर हासिल होता है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। विदेशों से होने वाली आय में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। निजी पर्सन भारत के नागरिक दुनिया के दूसरे देशों में काम करते हैं और दुनिया के दूसरे देशों के नागरिक भारत में भी काम करते हैं। इन लोगों के निजी लेन देन से जो आमदनी होती है उसे निजी प्रेषण से होने वाली आमदनी कहते हैं। भारत 1990 के दशक की शुरुआत तक हमेशा फायदे में रहा क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय लोग खाड़ी देशों में काम कर रहे थे। हालांकि खाड़ी युद्ध के चलते इसमें भारी कमी देखने को मिली। इसके बाद भारतीय अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में काम के लिए जाते रहे। आज भारत दुनिया में निजी प्रेषण के जरिए सर्वाधिक आमदनी करने वाला देश है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक 2015 में भारत को इस तरीके से 72 अरब डॉलर की आमदनी का अनुमान है। 2013 में भारत को 70 अरब डॉलर की आमदनी हुई थी। साल में सबसे ज़्यादा चीन 2014 में 64 अरब डॉलर की आमदनी के साथ दूसरे नंबर पर है। विदेशी कर्जे पर ब्याज इसमें आ जाएगा ब्याज के भुगतान पर कुल फायदा या नुकसान। इसमें एक स्थिति वह होती है जहां एक अर्थव्यवस्था दूसरे देशों को कर्जे पर रकम देता है तो उसे ब्याज की आमदनी होती है। एक दूसरी स्थिति भी है जब कोई अर्थव्यवस्था किन्हीं दूसरे देशों से कर्ज लेता है तो उसे ब्याज का भुगतान करना होता है। भारत की इसी ब्याज से होने वाली आय इसके ब्याज व्यय से कम होती है क्योंकि इसके द्वारा लिया गया विदेशी कर्ज इसके द्वारा दिए गए ऐसे कर्ज से अधिक है। इसमें आएगा विदेशी अनुदान इसके अंतर्गत भारत द्वारा प्राप्त किए गए एवं दूसरे देशों को दिए गए अनुदान का शेष शामिल किया जाता है। काफ़ी निम्न ही सही, लेकिन भारत को अन्य विदेशी क्षेत्रों से अनुदान की प्राप्ति होती है यथा यूएनडीपी एवं राष्ट्रों से जो मूलतः मानवीय आधारों पर दिए जाते हैं। वैश्वीकरण के प्रारंभ के बाद भारत का अनुदान व्यय बढ़ता गया। यह भारत के राजनयिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो भारत को राष्ट्रीय पहल पर उच्च भूमिका अदा करने के प्रयास से जुड़ा है। बहरहाल इन तीनों अलग अलग मदों से होने वाली आमदनी कुल मिलाकर लाभ भी हो सकती है और नुकसान भी हो सकती है। भारत के मामले में यह हमेशा नुकसान वाली स्थिति में होती है क्योंकि भारत पर काफ़ी ज़्यादा विदेशी कर्ज है और अनुदान की प्राप्ति घटती गई। इसका मतलब यह है कि भारत के जीएनपी को हासिल करने के लिए जीडीपी में विदेशों से होने वाली आमदनी जुड़ने के बजाय घटेगी। सामान्य फॉर्मूले के मुताबिक जीएनपी जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय के बराबर है, लेकिन भारत के मामले में विदेशों से होने वाले आमदनी के बदले हानि होती है। लिहाजा भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से होने वाली आमदनी के बराबर होता है, यानी भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कमतर होता है। जीएनपी के विभिन्न उपयोग इस तरह से हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय आय के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF दुनिया के देशों की रैंकिंग फिर इसमें आएगा तय करता है। इसके आधार पर IMF
देशों को उनकी क्रय शक्ति तुल्यता ट्रिपल पी के आधार पर रैंक करता है। ट्रिपल पी के बारे में विस्तार से आप अध्याय 22 में पढ़ सकते हैं। इस अध्याय पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन और यूएसए के बाद भारत का स्थान है, लेकिन भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। IMF अप्रैल 2016 अब यह तुलना GDP के आधार पर भी की जाती है। राष्ट्रीय आय को आंकने के लिहाज से GNP/GDP तुलना में विस्तृत पैमाना है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की आंतरिक के साथ साथ बाहरी ताकत को भी बताता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके उत्पादन के व्यवहार को समझने में काफ़ी मदद करता है। यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितनी निर्भर और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। यह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में किसी भी अर्थव्यवस्था को अपने मानव संसाधनों के बारे में, उनकी संख्या और उनसे होने वाली आमदनी के बारे में बताता है। इसके अलावा यह किसी भी अर्थव्यवस्था के दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। यह दुनिया के देशों से लिए कर्जे या फिर दूसरे देशों को दिए कर्जे से पता चलता है। NNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP में से मूल्य कटौती घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP कहते हैं। फिर इसमें आएगा यानी NNP को हम इस तरह से हासिल कर सकते हैं। NNP बराबर GNP माइनस घिसावट, या फिर NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से होने वाली आय मूल्य कटौती। NNP के विभिन्न उपयोग इस तरह से हैं। फर्स्ट है, यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय NI है, नेशनल इनकम है। यद्यपि GDP, NDP और GNP सभी राष्ट्रीय आय ही है, लेकिन राष्ट्रीय आय NI के तौर पर नहीं लिखा जाता है। यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आंकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब हम NNP को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो उससे देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है। यहाँ एक मूल बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अलग अलग देशों में मूल्य कटौती की दर अलग अलग होती है। ऐसे में किसी देश में मूल्य कटौती की दर ज़्यादा होने पर प्रति व्यक्ति की आय में कमी होती है। यही वजह है कि मूल्य कटौती का इस्तेमाल नीति निर्माण में हथियार के तौर पर किया जाता है। हालांकि अर्थव्यवस्थाओं को किसी भी संपत्ति के मूल्य में कटौती करने का प्रस्ताव दिया जब IMF, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी वित्त संस्थाएं नेशनल इनकम के आधार पर देशों की तुलना करती है। वैसे राष्ट्रीय आय आंकलित करने के लिए सेंट्रल सांख्यिकी संगठन CMO ने जनवरी 2015 में बेस ईयर और मैथडोलॉजी को संशोधित किया। इसका वर्णन आगे दिया गया है। फिर इसमें आएगा राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य। फिर इसमें आएगा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय लागत और मूल्य भी तय कर लिए जाने चाहिए। दरअसल लागत और मूल्य की 2 श्रेणियां होती है।
सीढ़ियाँ होती है। अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता है कि कौन सी दो लागत और कौन सी दो मूल्य राष्ट्रीय आय का हिसाब लगाने में काम आएंगे। हम इस भ्रम और इस भ्रम की उपयोगिता को समझ लेना चाहिए। लागत किसी अर्थव्यवस्था की आय मतलब इसकी कुल उपयोगिता फिर उपयोगिता को समझ लेना चाहिए। लागत किसी अर्थव्यवस्था की आय मतलब इसकी कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो घटक लागत पर की जा सकती है या फिर बाजार मूल्य इसमें या फिर बाजार लागत पर। इन दोनों में अंतर क्या होता है? घटक लागत मूल्य निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जैसे कि पूंजी की लागत मतलब ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, किराया, बिजली आदि। इसे कारखाना लागत या उत्पादन लागत या मूल्य भी कहते हैं। यह कुछ और नहीं निर्माता के नज़रिए से वस्तु की कीमत है। दूसरी तरफ बाजार लागत वस्तु की घटक लागत पर अप्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद निकाली जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह लागत जिस पर वस्तु बाजार में पहुंचती है, मतलब शोरूमों में उत्पादक केंद्र को सेन वेट केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीएमटी देते हैं। इसे कारखाना मूल्य भी कहते हैं। भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना कारक लागत फैक्टर कॉस्ट पर फिर करता था। वैसे राष्ट्रीय आय के आंकड़े बाजार लागत पर भी प्रकाशित किए जाते थे, जिसका इस्तेमाल सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र भी करता था। जनवरी 2015 से CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में बाजार लागत है, मार्केट कॉस्ट पर ही है। सकल मूल्य वर्धन GVA में उत्पाद कारकों प्रोडक्ट टैक्स को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। उत्पाद कर केवल एम मूल्यों के अप्रत्यक्ष कर हैं। वस्तु एवं सेवा कर GST को अपना लेने के बाद इस गणना में काफ़ी सुविधा होगी। मूल्य आय को दो मूल्यों स्थायी और वर्तमान से निकाला जा सकता है। स्थायी और वर्तमान मूल्य में अंतर सिर्फ मुद्रास्फीति के असर का है। स्थायी मूल्य के मामले में मुद्रास्फीति को पहले से इस साल को उधार वर्ष माना जाता है, जबकि वर्तमान मूल्य के मामले में आज की मुद्रास्फीति को जोड़ा जाता है। दरअसल वर्तमान मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य इसमें आएगा MRP है, जिसे हम बाजार में बिकने वाली चीज़ों पर अंकित देखते हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक भारत का बेस ईयर 1993-94 से संशोधित होकर 2004-05 हो गया है। इसके मुताबिक आंकड़ों की नई सीरीज कह रहे हैं। इसकी घोषणा सितंबर 2010 में हुई थी। भारत अपनी राष्ट्रीय आय का आकलन स्थिर मूल्य पर करता है। यही हाल दूसरे विकासशील देशों का है। वही विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का आकलन वर्तमान मूल्य के आधार पर करते हैं। हालांकि सांख्यिकी गणना के लिए CMO वर्तमान मूल्य के आधार पर भी राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। आखिर क्यों? दरअसल भारत के नीति निर्माण में महंगाई एक चुनौती पहलू है। महंगाई की दर बढ़ ही रही है, फिर वास्तव में यह स्थायित्व के करीब नहीं पहुंच फिर इसमें आएगा
रुक सकी है, पहुंच सकी है। ऐसे में गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की